चलो बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? यानी वाष्प का मतलब हुआ तुम्हारा, वाष्प का मतलब हुआ भाप, ठीक है। और ये भाप वाष्पोत्सर्जन ये पेड़ पौधों पर दर्शाया गया है। तो पौधों के द्वारा, ठीक है, पौधों के द्वारा वाष्प अर्थात भाप उत्सर्जन यानी बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधों के द्वारा यानी पत्तियों से वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा बाहर निकलना तुम्हारा वाष्पोत्सर्जन कहलाए। यह मुख्यतः पौधों की पत्तियों में होता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना जल निष्कासित करते हैं। यानी माना जाता है कि औसतन एक पेड़ जो है अपने जीवन काल में, जब तक वो पेड़ जीवित रहता है तब तक अपने वजन का, जितना उस पेड़ का वजन होता है उससे 100 गुना जल जो है वो अपने शरीर से निकालता है पेड़। अब आता है कि पदार्थों का स्थानांतरण, यानी पेड़ पौधे में पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। यानी ये एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो खनिज लवण हो चाहे जल हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ जो पेड़ पौधा का, जैसे मानव के शरीर में रक्त इधर से उधर होता है, किसके द्वारा होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में जल का इधर से उधर होना, इधर से उधर। तो पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण यानी पौधे के एक भाग से, अर्थात कहने का मतलब पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब ये तुम्हारा पेड़ हुआ, ठीक है, शॉर्टकट समझो। तो पेड़ में तो अब डायरेक्ट कोई चीज़ जाएगा नहीं, अगर कोई खाद डाले तो खाद जाएगा नहीं, तो घोल के माध्यम से, ठीक है, घोल के माध्यम से पेड़ों में जो पदार्थ एक स्थान से, एक भाग से, मान लो कि यहाँ से जाता है, एक भाग से दूसरे भाग तक आना जाना जलीय घोल के द्वारा जो खाद्य पदार्थों का, जितने भी खाद्य पदार्थ है, जो कम के पदार्थ है, आना जाना ही पौधों का स्थानांतरण कहलाता है खाद्य पदार्थों का। अब आता है रुधिर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले लो। रुधिर, साइंस में रक्त को रुधिर कहते हैं। तो रक्त से आप क्या समझते हैं? यानी रक्त से आप क्या समझते हैं? एक ही बात हुआ। और रक्त के बारे में बताइए, या रक्त किसे कहते हैं, एक ही मतलब हुआ। तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। यानी रक्त जो है लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्षारीय अर्थात ये रक्त अगर देखना, रक्त अगर चखोगे तो क्षारीय टाइप का होता है, नमकीन टाइप का होता है। क्षारीय मतलब अगर सिर्फ ब्लड लोगे तो कोई खास नमक टाइप का नहीं, जिसके शरीर में नमक का घोल ज़्यादा होता है तो नमकीन टाइप का लगता है। जो हृदय मनुष्य के हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ जिसमें रक्त चलती है उसमें प्रभावित होता है, या अपने प्रभाव यानी रक्त का प्रभाव जो होता है इधर से उधर जाना के दौरान, जब रक्त इधर से उधर शरीर में जाती है धमनियों या वाहिनियों के दौरान शरीर के सभी, यहाँ उत्तक होगा, ठीक है, उत्तकों का संयोजन करता है। यानी सभी उत्तक, यानी शरीर में जितने भी उत्तक है, फेफड़ा है, जितने भी अंग है सब उत्तक है, ये सभी उत्तकों के जगह पहुंचाता है, हृदय में पहुंचाता है, फेफड़ा में, किडनी में, जहाँ जहाँ रक्त की आवश्यकता होती है वहाँ तक ये पहुंचाता है। इसलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि ये तरल होता है और संयोजी होता है, मिला हुआ जल होता है, मिला हुआ होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। अब आता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा भी रक्त का एक भाग है, ठीक है, रक्त का एक भाग है। आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का, ठीक है, 55% प्लाज्मा ही होता है। यानी आयतन के हिसाब से, नापतोल के हिसाब से देखा जाए तो रक्त में जो है 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है, जो हल्के पीले रंग का और चिपचिपा होता है। यानी ये जो हल्के पीले रंग का और चिपचिपा पदार्थ होता है, प्लाज्मा में उपस्थित जो प्लाज्मा में पाए जाने वाला जो प्रोटीन जो होता है उसको जो है प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं।
यानी प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो जो पूछता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी जो आँख में होता है, जिसको रतौनी देहात में रितौनी भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कुछ बीमारी है विटामिन की कमी से होने वाली, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से अस्थि कमज़ोर होता है। विटामिन डी की कमी जिसके अंदर हो जाएगी वो अस्थि में कमज़ोर हो जाएगा। विटामिन डी अधिकतर जो है पालक और सूरज की रोशनी में पाया जाता है, हरी सब्जी जितना भी है। विटामिन ई की कमी से बाल झड़ना, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगा बाल झड़ना बीमारी हो जाएगा, त्वचा में बीमारी हो जाएगा, त्वचा का रूखापन होगा, मुलायम नहीं होगा, ये विटामिन ए की कमी, यानी त्वचा में जितनी बीमारी होती है और बाल का झड़ना, ये विटामिन ए की कमी होती है। अब विटामिन उसके बाद के आता है, के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। अगर के की कमी हो जाएगा तो रक्त का जो है थक्का नहीं बनेगा, अर्थात मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी। अगर किसी के जगह अगर कट जाएगा तुरंत तो वो जो है ब्लड जो है चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त थक्का नहीं बनता है। और इसमें क्या होता है, ये जो है प्लेटलेटस के कारण भी जो है, प्लेटलेटस जो होता है उसके कारण भी, जो बिम्बाणु बोलते हैं, पट्टिकाणु बोलते हैं, उसके कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। तो विटामिन के की कमी जिसके अंदर हो जाती है, अगर कहीं कट जाता है तो रक्त जो है बहता रहता है। तो विटामिन के क्या काम करता है, रक्त को जो है थक्का बनाना, जैसे कटा हुआ थक्का बनेगा और ब्लड नहीं निकलेगा। तो पालक में जो होता है, ठीक है, पालक में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा पालक में आयरन की कमी से जो हमारे अंदर में एनीमिया बीमारी हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से, यानी आयरन पाया जाता है। लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अगर एग्जाम में आ जाए लोहा सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाता है। तो आयरन की कमी से जो है या हीमोग्लोबिन की कमी से जो है हमको कौन बीमारी हो जाएगा, एनीमिया बीमारी हो जाता है, ठीक है। आप बताए हृदय से आप क्या समझते हैं, यानी हृदय के बारे में हम जानते हैं, हृदय किसे कहते हैं, हृदय के बारे में क्या बता सकते हो, यही लिखना है। तो मानव हृदय एक पंप की तरह, मानव का जो हृदय एक पंप की तरह हमारे शरीर में काम करता है, कार्य करता है, ठीक है, जो हमारे रक्त पर दबाव बैठा कर रखता है, जो हमारे रक्त पर दबाव बनाकर रक्त को हमारे शरीर में फैलाता है। यानी मानव जो हृदय जो है वो एक पंप की तरह काम करता है, जो रक्त जो आता है उसको दबाव बना करके दबाव देता है और हमारे शरीर में जो है पूरा रक्त को फैलाता है। मनुष्य के हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं, जैसे ये तुम्हारा हृदय होता है, ठीक है, ये हृदय होता है, तो 4 वेसम यानी 4 कोष्ठ पाया जाता है, ऐसे करके 4 कोष्ठक वेसम कहते हैं। जो दायां और बायां अलिंद होता है, जो दायां और बायां होता है वो अलिंद होता है। ऊपर वाला भाग शायद, हाँ, ऊपर वाला भाग जो है अलिंद होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, नीला होता है। तो दायां और बायां भाग जो है, तथा दायां और बायां विलय, यहाँ नीला होगा, ठीक है, यहाँ नीले कहलाता है। अब आता है रक्त वाहिनियाँ का मतलब जिसमें रक्त चलती है, जिसमें ब्लड जाती है, नस ले लो। रक्त वाहिनियाँ का कार्य हमारे शरीर में रक्त को, यानी हमारे शरीर में, यानी नसों का जो कार्य हमारे शरीर में रक्त को जो, यानी खून को जो है एक जगह से स्थानांतरण का मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है, यानी रक्त वाहिनियाँ समझ गए कि रक्त वाहिनी का काम क्या है। रक्त वाहिनी का जो एक ही काम है, ये शरीर में जितने भी रक्त है एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाना और पहुंचाने का काम करती है। और रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई होती है, जैसे उसको धमनी कहते हैं, रक्त कोशिकाएं और शिराएं कहते हैं। अब आता है धमनियाँ, यानी ये सब ब्लड को इधर से उधर पहुंचाने का काम करे। धमनियाँ किसे कहते हैं, धमनियों का कार्य हमारे शरीर में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन जनित, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों
या अंगों तक ले जाना होता है। यानी धमनी का काम क्या है, यह हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है यानी उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। ऑक्सीजन जनित रक्त को जो है हृदय से लेकर के शरीर के सभी भागों या अंगों में पहुंचाता है। सिरा क्या करता है, इसका कार्य क्या है, अशुद्ध रक्त जो पाया जाता है यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, रक्त को ये जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाता है। यानी शरीर से इसका काम क्या है, धमनी का काम क्या है, हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाता है। सिरा का काम क्या है, ये शरीर के सभी अंगों से, ठीक है, विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाता है। ये सिरा का काम है। अब आता है कि रक्त में जो है कई कोशिका पाया जाती है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा कई प्रकार की कोशिका। यह अत्यंत महीन रक्त नलिका होती है, थोड़ी नलिका जैसी होती है, छोटी छोटी, जिनसे होकर रक्त एवं कई अन्य पदार्थों का परिसंचरण होता है। परिसंचरण का मतलब इधर से उधर जाना। रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर जो महीन रक्त, जो पूरा महीन पतला रक्त होता है, जो पतला खून होता है, ये नलिकाओं के द्वारा जिनसे होकर रक्त जो है कई अन्य पदार्थ का परिसंचरण करके यानी इधर से उधर लेकर जाती है। तो धमनी और सिरा में वैसे ही अंतर बना देना, कॉलम बना करके आंसर हो जाएगा परिभाषा दे करके। अब आता है रक्तचाप किसे कहते हैं। महाधमनी, ठीक है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाएं यानी उनकी जो जितने भी शाखाएं हैं, मित्र गण है, जो महाधमनी के जितने भी मित्र गण है, शाखाओं में रक्त प्रवाह, जो रक्त बहती है का दबाव, जो दबाव बनाए रखती है, उसे रक्तचाप कहते हैं। वही रक्तचाप कहलाता है। यानी महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जिसको ब्लड प्रेशर, वही रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ, ताज़ा, तंदुरुस्त, जो सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक या डायस्टोलिक चाप 120 प्रति 80 होता है, ठीक है। रक्तचाप मापक यंत्र को दाब मापी या एस्फिगोनोमीटर कहते हैं। जो रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उसको दाब मापी या एस्फिगोनोमीटर कहते हैं। सामान्य से अधिक रक्तचाप जो होता है हाइपोटेंशन कहलाता है। जब सामान्य अगर ज़्यादा रक्तचाप हो जाता है यानी ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ जाता है तो हाइपोटेंशन कहलाता है, उसको वो कहते हैं। अब आता है चैप्टर उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं। जीवों के शरीर से यानी मनुष्य के शरीर से जितने भी जीव हैं जिसमें जन प्राण है, ठीक है, उनके शरीर से उपापचयी क्रिया मतलब पचने के बाद जो फलस्वरूप क्रिया के यानी पचने के बाद, क्रिया होने के बाद फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ यानी बचे हुए पदार्थ का निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी मनुष्य के शरीर से पचित भोजन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको जो बाहर निकालना, वह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहेंगे, जो सब निकलेगा उसे उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। उत्सर्जी पदार्थ उसे कहेंगे वैसे पदार्थ जो निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक यानी शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और हानिकारक होते हैं। इन्हें ही हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, निर्माण होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और हानिकारक, घाटा पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, और इन्हें ही हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों का हमारे शरीर से निकालना अनिवार्य है, और ये पदार्थ अगर हमारे शरीर से, जितने भी गंदे पदार्थ हैं वो शरीर से निकलना अनिवार्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। महत्वपूर्ण बिंदु, मानव एवं कई प्रकार के जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग मूत्र मार्ग अर्थात किडनी वृक्क है। यानी मानव
का जो सबसे अहम चीज़ जो है वो उत्सर्जन करने के लिए यानी पदार्थ को उत्सर्जन करने के लिए सबसे अहम भूमिका मूत्र मार्ग अर्थात किडनी वृक्क कहलाता है। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे जल संतुलन कहते हैं। यानी शरीर में जो जल की मात्रा, जो अच्छे जल के संतुलन बनाए रखें, मतलब ज़्यादा जल ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, एक समान बनाए रखने का, जल शरीर में एक समान बनाए मात्रा में रखने की जो क्रिया होती है वही जल संतुलन कहलाता है। जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है और जंतुओं यानी जितने भी जीवित पदार्थ हैं उसके शरीर में सबसे ज़्यादा खतरनाक उत्सर्जी यानी बाहर निकलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद आता है एक कोशिकीय जीव अर्थात अमीबा पैरामीशियम में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव जितने होते हैं, कहने का मतलब अमीबा जो होते हैं, पैरामीशियम जो होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं में उत्सर्जी अंग नहीं होते, उसके अंदर उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। इन जीवों का उत्सर्जन विसरण क्रिया द्वारा होता है ना, विसरण के द्वारा, अणुओं के अंतर मिश्रण को विसरण कहते हैं, जानते हो। अब आता है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। जितने भी किडनी है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। डायलिसिस मशीन का प्रयोग एक कृत्रिम वृक्क के लिए होता है। यानी क्या होता है, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो एक मशीन जो है उसके द्वारा किडनी बनाता है और वो भी किडनी मनुष्य को बचने के लिए लगाया जाता है, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। मूत्र का रंग पीला होता है जो यूरोक्रोम के कारण होता है। यानी मूत्र का रंग जो पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। यानी जंतुओं के लिए, यानी जंतुओं में जो है कोई भी उत्सर्जी पदार्थ, कोई भी पदार्थ निकालते हैं जंतु, मानव जितने हुए, उसमें क्या होता है, कई उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसमें अंग पाए जाते हैं। जैसे शरीर में तुम्हारा त्वचा से उत्सर्जी पदार्थ निकल, पसीना के रूप में मलमूत्र निकलता है, मतलब किडनी के द्वारा, जितने भी मार्ग हैं उनके द्वारा निकलता है। लेकिन पेड़ पौधे में बाहर निकलने के लिए कोई मुख्य विशेष अंग नहीं पाए जाते। रेजिन नामक उत्सर्जी पदार्थ चीड़ नामक पौधों में पाया जाता है। एक विश्लेषण करने के बाद एक रेजिन नामक का एक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है जो चीड़ नामक पौधों में पाया जाता है। चीड़ का पौधा जो होता है उसमें रेजिन नाम का जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। अब आता है नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल। नियंत्रण को कहते हैं कंट्रोल और समन्वय यानी तालमेल। समन्वय का मतलब रखना तालमेल, नियंत्रण अर्थात कंट्रोल। प्रत्येक जंतु में 2 मुख्य तंत्रों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। यानी मनुष्य के शरीर का जो है कंट्रोल और तालमेल बैठाना, जैसे कभी कभी बोलते हैं तो हाथों का तालमेल, और कितना भी बोलते हैं तो जीभ जो है पूरे 32 दांतों के बीच में इतना भी बोलते हैं, खाते हैं, तो ये तालमेल बैठा हुआ, कभी कटता नहीं है, गिरता नहीं है। और माइंड पकड़ रहा है, बोल रहे हैं, जीभ बोल रहे हैं, हाथ तालमेल बैठा रहा है, ये समन्वय है। और नियंत्रण यानी कंट्रोल, और माइंड जो है कंट्रोल करेगा। तो ये सब चीज़ जो है 2 ही चीज़ों से होता है, एक तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, मनुष्य यानी खोपड़ी से लेकर के वहाँ नीचे तक जो रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है वो तंत्रिका तंत्र हैं, ये जो कंट्रोल करता है। और अंतःस्रावी तंत्र, और अंदर में जितने भी पाए जाने वाले स्रावी तंत्र हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल होता है। कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रकाश की तरफ गति की प्रकाशवर्तन कहते हैं। यानी कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, जो पौधा प्रकाश की ओर गति करेगा, जिसका शीर्ष प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है, जैसे जैसे प्रकाश यानी सूरज घूमता रहता है वैसे सिर वो भी घुमाता रहता है। यानी प्रकाश की ओर जो पौधा आकर्षित होगा उसको प्रकाशवर्तन करेंगे, यानी प्रकाश की ओर गति करेगा। पृथ्वी की ओर जो गति करेगा, यानी पृथ्वी के अंदर जो पौधा पृथ्वी के अंदर ही घुस जाता है,
चल मतलब बढ़ते बढ़ते पृथ्वी के अंदर जैसे जड़ हो गया, जड़ पृथ्वी के अंदर ही जाता है, तो ये तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण हुआ। जल की ओर गति का जैसे घेगुआ तुम्हारा हुआ, आदि चीज हुआ, कई पौधा जो है जल में घुसने लगता है, तो जल की ओर जहाँ जहाँ जल रहेगा वहाँ वहाँ वो दौड़ेगा, जहाँ जल नहीं होगा वहाँ नष्ट हो जाएगा। अब पृथ्वी जहाँ पर जहाँ जहाँ धरती होगी वहाँ वहाँ पौधा लगेगा, वो मतलब पृथ्वी की ओर जो पौधा गति करेगा उसको गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे, जल की ओर जो गति करेगा जलानुवर्तन कहेंगे, प्रकाश की ओर जो गति करेगा प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। परीक्षा में आता है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, जलानुवर्तन किसे कहते हैं। अब आता है परागनली। परागनली से अंडाशय की तरफ की गति को रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। यानी परागनली यानी ये सब पेड़ पौधे मतलब अंडाशय की परागनली के द्वारा जो गति होगी, अंडाशय की तरफ जो गति होगी उसे रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है। पौधों में अब देखो, पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको ऑक्सिन कहते हैं, जिबरेलिन कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, एब्सिलिक और कहते हैं एथिलीन कहते हैं। सबका कार्य है। अब आता है थोड़ा मानव मस्तिष्क का कार्य। मानव जो मस्तिष्क है, मानव का जो मस्तिष्क है उसका कार्य क्या है। मानव मस्तिष्क के कार्य को लिखे। ठीक है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य जैसे लिख देना, आवेग को ग्रहण करना, जितने भी बातें होती है सोच समझ कर उसको ग्रहण करना। मनुष्य का खोपड़ी जो है सबसे पहले ग्रहण करता है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, पहले ग्रहण करता है। फिर उसके बाद सूचनाओं का भंडारण, जितना भी ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद फिर जितना सूचना है चाहे वो गलत हो सही हो, सब सूचना को एक जगह एकत्रित करता है, भंडारण करता है। उसके बाद ग्रहण किए गए सूचनाओं को प्रतिक्रिया देता है। फिर जितने भी सूचना अंदर में डाल लिए, पहले क्या किया, जो भी बातें हो गलत हो सही हो, दिमाग क्या किया, एक जगह किया। फिर सूचनाओं जितना आया सूचना ग्रहण किया, संदेश को ग्रहण करके सब वो भंडारण किया, वहाँ एक जगह एडप्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, जितना भी एडप्ट करके सूचना को फिर उसके प्रतिक्रिया करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक सूचना से दूसरी सूचना को जोड़ता है और यही जोड़ता है कि ये सूचना सही है, इससे इसको साथ जोड़ना चाहिए, इसमें ये कम होना चाहिए। नहीं तो दिमाग जो है, अब कई चीज़ पढ़ते हैं कई चीज़ डालते हैं तो सब देखो सब अलग अलग चीज़ के लिए है, अलग जगह अलग चीज़ है, नहीं तो दिमाग में सब एक बार की बहुत चीज़ भरता है तो खिचड़ी हो जाए। तो ये जो है सूचना को जोड़ता है एक दूसरे से और संतुलन बनाए रखता है। फिर मानव शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, यानी मानव के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। देखो मानव के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है, लिख देना। प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रियन ग्रंथि, अग्नाशय की लेंगर हॉर्न दिखाएगी, जनन ग्रंथियां, ये सब जो है मानव के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। अब आता है जनन चैप्टर। ठीक है, शॉर्टकट में जल्दी खींचो। जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, ठीक है, जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर के, जिसमें अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक ही जीवों को उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे अमीबा हुआ, अमीबा को कोई किसी की जरूरत नहीं है, अमीबा क्या करता है, खुद टूटता है फिर दूसरा उत्पन्न करता है। तो जैसे अमीबा में जनन, ईस्ट में जनन, ये सब जो है अलैंगिक जनन है। ये खुद से किसी की जरूरत, नर मादा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद से जो कट करके दूसरा उत्पन्न करता है, दूसरे संतान को उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकारों को लिखे। अब अलैंगिक जनन में प्रकार आता है, तो अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के हैं। विखंडन कई प्रकार के टूट जाता है उसको विखंडन कहते हैं। मुकुलन द्वारा, जैसे ऐसे रहता है वो मुकुलन का ऐसे निकलता है, वो कट जाता है वो मुकुलन होता है। अब खंडन या पुनर्जन्म, पुनर्जनन क्या होता है,
टूट करके फिर वो दोबारा निर्माण करता है, पुनर्जनन, टूट करके फिर दोबारा निर्माण होता है, पुनर्जनन कहलाता है। बीजाणु का जनन यानी बीजाणु जनन, यानी बीजों में जो बीजाणुओं के द्वारा जो जन्म होता है, बीज के द्वारा, वो बीजाणु जनन होता है। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर किसी नए जीव को उत्पन्न करते हैं, यानी उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का जैसे मनुष्य, पशु, ये जो है लैंगिक जनन के उदाहरण हैं। अब आता है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, सब याद रखना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? यानी पुष्पी पौधे यानी फूल देने वाले पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूल में होता है, ठीक है। लैंगिक जनन फूल में होता है क्योंकि इसमें जनन अंग होते हैं। तो दो जनन अंग होते हैं, एक तो पुंकेसर होता है, एक तो स्त्री केसर होता है। पुंकेसर किसी भी पुष्प का नर भाग होता है, पुंकेसर को नर भाग कहते हैं, और जो दो भागों में परागकोश एवं तंतु में बटा होता है। फूलों में फूलों में जो लैंगिक जनन होता है, यानी पौधों में, पुष्पी में, यानी पुष्प वाले जितने भी हैं, वो फूलों में लैंगिक जनन होता है, और उसमें दो पाया जाता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को किसी भी पुष्प का कोई भी फूल हो, उसको नर भाग कहते हैं, और जो दो भागों में बटा होता है, जिसे परागकोश एवं तंतु में बटा होता है। स्त्री केसर किसी भी पुष्प का कोई भी फूल हो, उसको मादा भाग कहा जाता है। यह मुख्यतः वर्तिका कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, अंडाशय से मिलकर बना होता है। ये कई चीज़ों से मिलकर बनाया होता है। अब आता है कि मनुष्य में प्रजनन तंत्र, यानी मनुष्य जो है वो अपने द्वारा, यानी प्रजनन यानी जनन के द्वारा जितने भी जनन करने वाले तंत्र हैं, यानी जीवों को जन्म देने के लिए जितने भी मनुष्य के शरीर में तंत्र है, वही प्रजनन तंत्र कहलाता है। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। हम जानते हैं कि मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है। अलग अलग मनुष्य में या तो नर प्रजनन या तो मादा प्रजनन पाए जाते हैं। जनन के आधार पर ही मनुष्य स्त्री या पुरुष कहलाते हैं, यानी जनन के आधार पर ही मनुष्य जो है को स्त्री या पुरुष कहे जा सकते हैं। लैंगिक जनन। अब आता है कि लैंगिक जनन संचारी रोग किसे कहते हैं? यानी लैंगिक जनन से कुछ बीमारी हो जाती है, तो जिसे यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को जनन रोग कहे जाते हैं, जैसे एड्स, सिफिलिस, ये सब बीमारी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। एड्स, ये सिफिलिस, ये वायरस के द्वारा फैलता है। लैंगिक रोग बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया के, देखो लैंगिक रोग किसके द्वारा होता है? वायरस से होता है, प्रोटोजोआ, ईस्ट आदि जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब आता है जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या, यानी जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करोगे, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कैसे किया जाए? तो जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करना है, इसके और भी नियम है, कई नियम है, बता सकते हो, कॉपी में लिखा हुआ है। तो कहने के बाद जनसंख्या को एक सीमित रखना, अधिक ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, वही तुम्हारा जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण को, है ना, उपाय को लिखे, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने का उपाय को लिखना है। तो पहला क्या करना है कि जनसंख्या कंट्रोल कैसे हो? पहले सामाजिक में जागरूकता फैला देंगे, कि समाज में कह देंगे कि एक से अधिक, यानी जो कानून कायदा बनाया गया है, एक से अधिक बाल बच्चा नहीं करना है, वो पहला सामाजिक में बता देना है। उसके बाद बोलना है कि पुरुष और स्त्री को नसबंदी करा देना है, ठीक है, और अधिक से अधिक कंडोम का प्रयोग और कॉपर टिल्डा लूप का उपयोग करना होता है। अब आता है कि आनुवांशिकता तथा जैव विकास क्या है? आनुवांशिकता यानी मनुष्य का जो आनुवांशिक है, यानी सबके अंदर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके अंदर जो कोई ना कोई बीमारी पाई जाती है। यानी वो चाहे वो माता, कहा जाता है कि पिता का लक्षण बेटा में पाया जाता है, आनुवांशिक यानी वंश से ही पाया जाता है, और लड़कियों का माता से पाया जाता है, यानी जो भी लक्षण हो एक पाया जाता है, तो वही आनुवांशिक। देखो आनुवांशिक किसे कहते हैं? तो लक्षणों के
वंशागत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन अनुवंशिका कहलाता है। यानी मनुष्य में जितने भी लक्षण पाए जाते हैं, चाहे मान लो किसी के घर में कोई बीमारी है तो बेटा को भी हो जाता है, तो ये लक्षण पीढ़ी दर चलता है। तो यानी वंशज के अनुवंशक के अंतर्गत में चलने वाली अनुवंशिकता रोग कहलाती है। और इसके गहन अध्ययन को जानने की प्रक्रिया अनुवंशिकता के अध्ययन कहलाती है। अनुवंशिकता किसे कहते हैं? यानी विभिन्न लक्षणों का, यानी विभिन्न लक्षण, कोई भी लक्षण हो, है ना, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होना अनुवंशिकता कहलाती है। यानी एक पीढ़ी से कोई बीमारी हुआ, इस पीढ़ी में है, फिर दूसरे पीढ़ी में है, फिर तीसरे चौथे पांचवें पीढ़ी में, ऐसे ही चलना ही ये अनुवंशिकता कहलाती है। तो मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, अनुवंशिकता के बारे में बताया। मेंडल के अनुवंशिकता के नियम को लिखे। यानी मेंडल ने क्या बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकता का पिता यानी जनक कहा जाता है, याद रखना। उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों के द्वारा आधुनिक अनुवंशिक की नींव रखी थी। इन्होंने अपने प्रयोग में साधारण मटर के पौधे का उपयोग किया था। यानी अनुवंशिका के बारे में जाना, ठीक है। उस साधारण मटर के पौधे में प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में, कुछ जान लो। महत्वपूर्ण बिंदु, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के भ्रून नामक स्थान में ईसाइयों की एक मटके पादरी थे, है ना, मटके पादरी थे। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल ने जो प्रथम नियम दिया था वो पृथक्करण नियम कहलाया था। अब आता है कुछ लक्षण, अनुवंशिकी के कुछ लक्षण किसे कहते हैं? यानी अनुवंशिकी में कुछ लक्षण जो पाए जाते हैं किसे कहते हैं? तो विलक्षण, जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है। जनक मतलब पिता हो, ठीक है, जो इसका पिता होता है जनक। यानी कोई भी लक्षण कोई भी जीव जो अपने पिता से यानी अपने जनक से प्राप्त करता है उसे अनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। जैसे मानव की आंखों का रंग, कभी कभी मानव की आंखों का रंग, बालों का रंग, पैर और हाथ की उंगली इत्यादि। किसी के पिता के अगर आंखों का रंग भूरा है तो बेटा का भी भूरा हो जाता है। बालों का रंग किसी के काला है तो काला हो जाता है। मतलब ये सब जो है अनुवंशिकी लक्षण है। अब आता है कि जैव विकास, जैव मतलब जीवित प्राणी जितना, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी जीवों का विकास जैव विकास कहलाते हैं। यानी जितने भी जैव विकास पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने जीवित प्राणी हैं उनका विकास ही जैव विकास कहलाता है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पर वह ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। 1 मीटर ठीक है। कुछ रक्त के बारे में वहाँ पढ़ाए थे, कुछ और देख लो। रक्त बता चुके हैं कि संयोजी ऊतक है, तरल ऊतक है। तो रक्त कई प्रकार के, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यानी जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, इसका जो निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। यानी रेड ब्लड सेल कणिकाओं को जो है कब्रिस्तान, किसे? प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। प्लीहा कहीं कहा जाएगा, कहीं तिल्ली, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। यानी रेड ब्लड जितना भी जाता है प्लीहा में जाकर के आरबीसी मर जाता है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं होता है। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए की टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का मेन काम जो होता है, ये शरीर की कोशिकाओं में रक्त को पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब आता है कि डब्ल्यूबीसी ब्लड जो होता है वाइट
ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में, इसका भी अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु प्लीहा में, इसका भी मृत्यु प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर के रोगाणुओं से, यानी शरीर में जितने भी रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, उससे लड़ने में मदद करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। WBC की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब आता है प्लेटलेट्स इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। स्तनधारी में प्राणी में पाए जाते हैं, यानी स्तनधारी का मतलब हुआ जो भी मतलब दूध पिलाने वाले जितने भी जानवर हो, पशु हो, मनुष्य हो, ये प्लेटलेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्थानीय प्राणियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का बनाने का काम होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब थोड़ा हृदय के बारे में पढ़ लो। हृदय का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है। हृदय जो है मनुष्य का जो एक प्रमुख अंग माना जाता है, जो सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। हृदय जो है सभी अंग कुछ देर के शांत हो जाता है, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त है। पूरा दिन काम करता है, रात दिन काम करता है, व्यस्त होता है। मानव के शरीर का हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है, विभक्त होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, यानी वक्ष गुहा, यानी ये जो हमारा सीना होता है, सीना के बीच में होता है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हृदय आवरण कहा जाता है। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। रक्त परिसंचरण, यानी रक्त को इधर से उधर करने के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नालिकाएं पाई जाती है, जिसे धमनी और शिरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप और छिड़काव करना होता है। मानव के हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। अपवाद में कहा गया है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त। अगर फुफ्फुस लग जाए तो उल्टा हो जाता है। फुफ्फुस जहाँ लगा है ना, प्लवनरी जिसको कहते हैं प्लवनरी धमनी, फुफ्फुस जब लगा तो धमनी में शुद्ध के उल्टा शुद्ध हो जाता है और शिरा शुद्ध बन जाता है, इसका उल्टा जस्ट हो जाता है। थोड़ा सा देख लो। और धमनी और शिरा में अंतर। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, शिरा में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है, शिरा का रंग जो है नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक से ले जाने वाली वाहिनी जो धमनी कहलाती है। शरीर के विभिन्न भागों में हृदय की ओर ले जाने वाली नलिकाओं को शिरा कहते हैं। अब आता है कि रक्तदाब क्या है। रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। यानी मान लो कि जैसे जितना पिकअप है और उसमें जो उसके विरुद्ध उससे अधिक पिकअप होने पर जो दाब लगाया जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। एक स्वस्थ मानव का बीपी यानी ब्लड प्रेशर 120 प्रति 80 mm प्रति Hg होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। रक्त के कार्य देख लो। रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। शरीर के ताप को संतुलन करता है। रक्त जो है पूरे शरीर के ताप जो रहता है वो संतुलन बनाए रहता है। गैसों का आदान प्रदान करता है रक्त। उसके बाद श्वसन की क्रिया यानी सांस लेने की क्रिया के दौरान, जब जो सांस लेते हैं उसके दौरान बना जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती है, गैसों को फेफड़ा तक ये पहुंचाता है। ब्लड शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ब्लड जो है शरीर के सभी बीमारियों से रक्षा करता है।
फाइब्रिनोजन एंजाइम रक्त को थक्का बनाता है। अब आया रुधिर और लसिका। रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका का रंग पीला होता है। इसमें कणिकाएं पाया जाता है, इसमें कणिका नहीं पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रुधिर रुधिर सभी प्रकार के प्रोटीन पाए रुधिर में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और लसिका में फाइब्रिनोजन एंजाइम नहीं पाया जाता है। रुधिर रुधिर में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है और इसमें लसिका में बहाव एक दिशा में ही होता है, यानी इसका बहाव जो है ऊपर से नीचे दोनों तरफ होता है और यह जो है लसिका का बहाव जो होता है रक्त का इसमें एक दिशा में होता है। अब आता है लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखे। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। लसिका जो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। इसकी लसिका के प्रमुख कार्य देख लो। ये घाव को भरने में काम करता है, उत्तक की कोशिकाओं को नम रखता है, यानी जितने भी उत्तक कोशिकाएं वो नमी प्रदान करके सूखने नहीं देता है। पोषक तत्व यानी मनुष्य के शरीर में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और हार्मोन का वाहक होना करता है। परिसंचरण तंत्र क्या है, यानी ब्लड को इधर उधर जो जितने भी तंत्र करते हैं, चाहे वो किडनी हुआ, फेफड़ा हुआ, क्या है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव यानी जो बहुकोशिकीय जीव जंतु होते हैं, जंतुओं में पोषक तत्व यानी मनुष्य के शरीर में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन यानी इधर से उधर ले जाने के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे ही परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो है खुला परिसंचरण, जब रुधिर का प्रभाव किसी धमनी या शिरा में न होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे आर्थ्रोपोडा, संगचींटी, कीट, तिलचट्टा, घोंगा, संग इत्यादि, इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र, जब रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के मध्य से होता है उससे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। एक सिर्फ मानव ही है इसमें एक। अब मानव के शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी रक्त जो है दोहरा, क्या मतलब रक्त इधर से उधर 2 बार 3 बार जाना, वही दोहरा परिसंचरण तंत्र है। मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध रक्त के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है, जहां CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला लिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन से जो भरा हुआ रक्त होता है पुनः हृदय में आता है और रक्त को पंप कर विभिन्न भागों में पूरे शरीर में फैलाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती है, ठीक है, यही प्रक्रिया बार बार चलती है, तो वही रक्त परिसंचरण हुआ, दोहरा रक्त परिसंचरण। उत्सर्जन क्या है, मानव के शरीर के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे। तो शरीर के द्वारा उपापचय यानी पचने के बाद जो क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न गंदे पदार्थ को जो शरीर से बाहर करते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं, वही उत्सर्जन कहलाता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग त्वचा। पहला त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा है। सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग की बात आए तो त्वचा होगा, ठीक है। त्वचा होती है जिसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है। यह शरीर के ताप को संतुलन करता है। उसके बाद आता है फेफड़ा। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है जिसकी संख्या जोड़ों में होती है। यह शरीर के अंदर निर्मित यानी जब शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनता है उस CO2 गैस को बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा यह लहसुन और मसाला जैसे दुर्गंध जितने भी पदार्थ को बाहर करने का भी कार्य करता है।
यकृत। उसके बाद याद है जब पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो सबसे बड़ी अंग त्वचा होगा और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए लीवर होगा। तो ये यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 से 2 केजी का होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया में बदल देता है तथा यकृत की कोशिकाएं से अमोनिया को यूरिया में बदल करके बाहर निकाल देता है। अब आता है कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, या मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करें। तो फिगर छाप देना। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जन वृक्क होता है जिसकी संरचना प्रमुख अंगों से संपन्न होती है, जैसे किडनी जिसे कहते हैं। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है जिसकी संख्या एक जोड़ी में होती है। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम, एक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। यह कमर के ठीक ऊपर के मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है। वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग में कॉर्टेक्स कहा जाता है। किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसका आकार अवतल होता है। वृक्क के धंसे भाग को पेल्विस कहा जाता है। वृक्क का कार्य नाइट्रोजन जैसे गंदे पदार्थों को बाहर यानी किडनी का काम जो है नाइट्रोजन जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का काम होता है। मूत्र वाहिनी जिसके द्वारा मूत्र निकलता है। वृक्क के पेल्विक भाग से निकलने वाली मूत्र वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहा जाता है, जो मूत्राशय में जाकर खुलता है। मूत्राशय अर्थात शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है। इसमें जो है मूत्र संग्रह यानी मूत्र जमा होता है। फिर मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन अगला कहाँ गया, क्वेश्चन छूट गया। यहाँ क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था, ठीक है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें छूट गया ऐसा लिखने के पीडीएफ बनाने में। नेफ्रॉन देख लो, ये भी आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। ये फिगर है, फिगर देख लेना अच्छा से और बना लेना, यही फिगर है। लास्ट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसे विक्राणु भी कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। नेफ्रॉन की संरचना प्याले की आकृति का होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसा गुच्छा का समूह पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित रूप को मेल पिगियन संपुट कहा जाता है। सभी नेफ्रॉन के मेल पिगियन संपुट को वृक्क कॉर्टेक्स में भाग में शामिल होता है। ठीक है, ये हो गया ख़त्म तुम्हारा जितना भी इम्पोर्टेंट था बायोलॉजी का।